अब हम भारतीय न्याय संहिता 2023 की सेक्शन 31 जो है कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ को एक कॉन्सेप्चुअल और विजुअल तरीके से समझते हैं। इस सेक्शन का केंद्रीय विचार ये है कि हर वो संचार यानी कम्युनिकेशन जो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है वो स्वतः अपराध नहीं बन जाता यदि वो गुड फेथ यानी ईमानदार नियत और उचित सावधानी के साथ किया गया हो। धारा 31 का सार ये है कि कानून केवल परिणाम यानी हार्म को नहीं देखता बल्कि इंटेंशन यानी नियत और ड्यू केयर सावधानी को भी महत्व देता है। उदाहरण के तौर पर डॉक्टर, वकील, शिक्षक या परिवार के सदस्य कई बार ऐसी बातें बताते हैं जो सामने वाले को भावनात्मक रूप से परेशान कर सकती हैं, लेकिन उनका उद्देश्य उस व्यक्ति का भला करना होता है। इस स्थिति में अगर संचार ईमानदारी, सावधानी और रिसिपिएंट के हित में किया गया है तो उस पर आपराधिक दायित्व नहीं लगेगा। ये प्रावधान इंडियन पीनल कोड 1860 की धारा 52 और 88 से जुड़ा हुआ है, जहां गुड फेथ और बेनिफिट ऑफ अ पर्सन की अवधारणा पहले से मौजूद थी। लेकिन बीएनएस में इसे और स्पष्ट किया गया है कि कम्युनिकेशन से होने वाले नुकसान का मूल्यांकन केवल परिणाम से नहीं बल्कि उसके पीछे की नीयत और प्रयास से किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये धारा एक बैलेंस बनाती है। एक तरफ व्यक्तियों को हानिकारक स्टेटमेंट से बचाना और दूसरी तरफ समाज में आवश्यक और ईमानदार संवाद को प्रोत्साहित करना। अगर ये संरक्षण ना हो तो लोग सच बोलने या जरूरी चेतावनी देने से डरेंगे क्योंकि उन पर क्रिमिनल लाइबिलिटी आ सकती है। इसलिए धारा 31 केवल एक एक्सेप्शन नहीं है बल्कि ये क्रिमिनल लॉ की उस एथिकल प्रिंसिपल को दर्शाती है जहां मेंस रिया यानी गिल्टी माइंड, प्रूडेंस यानी सावधानी और पर्पस यानी उद्देश्य को मियर कॉन्सिक्वेंसेस यानी परिणाम से ज्यादा महत्व दिया जाता है। अब हम बीएनएस की धारा 31 के मीनिंग एंड पर्पस को बहुत व्यवस्थित तरीके से समझते हैं। और अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं तो इस सेक्शन को आपको केवल पढ़ना नहीं बल्कि इसकी डॉक्ट्रिनल डेप्थ को समझना जरूरी है। इसका मूल सिद्धांत ये है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के हित में गुड फेथ सद्भावना के साथ कोई कम्युनिकेशन करता है और उससे कुछ हार्म हो जाता है तो मात्र उस हार्म के आधार पर उसे क्रिमिनली लाइबल नहीं ठहराया जाएगा। यहाँ कानून दो केंद्रीय स्तंभों पर टिका है, पहला गुड फेथ और दूसरा बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट। अब गुड फेथ को केवल ऑनेस्टी समझ लेना एक बड़ी गलती होगी। क्रिमिनल लॉ में गुड फेथ का अर्थ है ड्यू केयर एंड अटेंशन, यानी व्यक्ति ने न केवल बात को सच माना हो बल्कि उसे वेरीफाई करने के लिए रीजनेबल स्टेप्स भी लिए हों। यदि कोई व्यक्ति लापरवाही या रेकलेसनेस के साथ कोई स्टेटमेंट देता है, भले ही उसका मैलिशियस इंटेंट ना हो, तब भी वो गुड फेथ की प्रोटेक्शन नहीं पाएगा। इसका मतलब ये है कि लॉ इंटेंशन के साथ साथ कंडक्ट की क्वालिटी को भी जांचता है। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट। कम्युनिकेशन का उद्देश्य रेसिपिएंट के हित में होना चाहिए, चाहे वो प्रोटेक्शन हो, इंफॉर्मेशन देना हो या किसी संभावित खतरे से सावधान करना हो। ये जरूरी नहीं कि बेनिफिट तुरंत या टैंजिबल हो, कई बार प्रिवेंटिव या एडवाइजरी कम्युनिकेशन भी इस दायरे में आते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप किसी को हेल्थ रिस्क, फाइनेंशियल डेंजर या पर्सनल थ्रेट के बारे में सचेत करते हैं और इससे उसे मानसिक कष्ट होता है, तब भी यदि आपकी नीयत ईमानदार और सावधानी पूर्वक थी तो ये धारा आपको प्रोटेक्शन देती है। इस प्रावधान का उद्देश्य बहुआयामी है। ये प्रोफेशनल और सोशल कॉन्टेक्स्ट्स में ट्रांसपेरेंट और रिस्पॉन्सिबल कम्युनिकेशन को बढ़ावा देता है ताकि डॉक्टर जैसे प्रोफेशनल्स बिना डर की गंभीर जानकारी साझा कर सकें। साथ ही ये उस चिलिंग इफेक्ट को रोकता है जहां लोग लाइबिलिटी के डर से जरूरी सच बताने से कतराते हैं। इसके माध्यम से क्रिमिनल लॉ ये सुनिश्चित करता है कि नैतिक और सामाजिक रूप से आवश्यक आचरण को अपराध के रूप में दंडित न किया जाए। लेकिन ये प्रोटेक्शन एब्सोल्यूट नहीं है। यदि कम्युनिकेशन मैलिशियस, रेकलेस या बिना प्रॉपर वेरिफिकेशन के किया गया है तो धारा 31 का सहारा नहीं लिया जा सकता। कोर्ट्स इस बात की गहराई से जांच करती हैं कि क्या कम्युनिकेटर ने वास्तव में रीजनेबल डिलीजेंस दिखाई और क्या उसका उद्देश्य जेन्युइनली रेसिपिएंट के हित में था। इस प्रकार ये धारा एक नुआंस्ड बैलेंस स्थापित करती है जहां लॉ केवल परिणाम नहीं बल्कि इंटेंशन, प्रूडेंस और पर्पस को प्राथमिकता देता है और क्रिमिनल लाइबिलिटी को रॉन्गफुल इंटेंट से जोड़ता है, न कि केवल एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस से। अब बात करते हैं बीएनएस की धारा 31 के अंतर्गत आने वाली उन कंडीशंस के बारे में जिनके उपस्थित होने से धारा 31 का संरक्षण मिलता है। और एक लॉ स्टूडेंट के रूप में आपको ये समझना होगा कि ये केवल थ्योरेटिकल पॉइंट्स नहीं हैं बल्कि क्रिमिनल लाइबिलिटी से एग्जेम्पशन पाने की अनिवार्य शर्तें यानी प्री कंडीशंस हैं। यदि इनमें से कोई भी तत्व अनुपस्थित है तो धारा 31 का संरक्षण स्वतः समाप्त हो जाता है।
सबसे पहले एग्जिस्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन आवश्यक है। इसका अर्थ ये है कि कोई वास्तविक कम्युनिकेशन हुआ हो, यानी इंफॉर्मेशन, वार्निंग या एडवाइस किसी व्यक्ति तक कन्वे की गई हो। बिना कम्युनिकेशन की ये धारा लागू ही नहीं होती, क्योंकि पूरा प्रावधान कम्युनिकेशन बेस्ड हार्म पर केंद्रित है। इसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण तत्व, गुड फेथ, जिसे केवल ऑनेस्टी तक सीमित नहीं किया जा सकता। यहाँ गुड फेथ का तात्पर्य है कि व्यक्ति ने ड्यू केयर एंड अटेंशन के साथ कार्य किया हो। उसने जो बात कही है उसके सत्य होने पर विश्वास करने के साथ साथ उसे वेरीफाई करने के लिए रीजनेबल स्टेप्स भी उठाए हों। यदि कम्युनिकेशन लापरवाही, अधूरी जानकारी या बिना जांच के किया गया है तो वो गुड फेथ की श्रेणी में नहीं आएगा, भले ही उसमें दुर्भावना यानी मैलिस ना हो। तीसरी शर्त है इंटेंशन टू बेनिफिट द रिसिपिएंट। यहाँ लॉ कम्युनिकेटर के उद्देश्य को स्क्रूटिनाइज करता है। क्या उसका मकसद वास्तव में रिसिपिएंट का भला करना था? ये बेनिफिट इमीडिएट या टैंजिबल होना जरूरी नहीं है। कई बार प्रिवेंटिव वार्निंग या एडवाइजरी भी इस दायरे में आती है। लेकिन यदि कम्युनिकेशन सेल्फ इंटरेस्ट या किसी अन्य छिपे हुए उद्देश्य से किया गया है तो ये शर्त पूरी नहीं मानी जाएगी। चौथी कंडीशन है एब्सेंस ऑफ मैलिशियस इंटेंट। इसका सीधा अर्थ यह है कि कम्युनिकेशन में किसी प्रकार की दुर्भावना, बदला लेने की भावना या नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। यदि मैलिस मौजूद है तो गुड फेथ का पूरा आधार ही समाप्त हो जाता है और ये धारा लागू नहीं होती। अंतिम और अत्यंत सूक्ष्म तत्व है प्रोपोर्शनैलिटी एंड नेसेसिटी। इसका अर्थ यह है कि कम्युनिकेशन जितनी आवश्यक हो उतनी ही होनी चाहिए, ना उससे अधिक ना कम। यदि कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से अत्यधिक या असंगत इंफॉर्मेशन साझा करता है जिससे डिस्प्रोपोर्शनेट हार्म होता है तो ये प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। लॉ यहाँ ये देखता है कि क्या कम्युनिकेशन वास्तव में जरूरी था और क्या वो सिचुएशन के अनुसार संतुलित यानी प्रोपोर्शनेट था। इस प्रकार ये पांचों कंडीशंस मिलकर एक इंटीग्रेटेड लीगल टेस्ट बनाती हैं, जहां कोर्ट्स हर केस में इन तत्वों को इवैल्यूएट करती हैं। ये धारा स्पष्ट करती है कि केवल अच्छी नीयत का दावा पर्याप्त नहीं है, उसे ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर, पर्पस और प्रोपोर्शनैलिटी पर भी खरा उतरना होगा। यही कारण है कि सेक्शन 31 एक साधारण एक्सेप्शन नहीं बल्कि एक केयरफुली कैलिब्रेटेड लीगल सेफगार्ड है, जो ऑनेस्ट कम्युनिकेशन को संरक्षण देता है लेकिन उसके दुरुपयोग को सख्ती से रोकता भी है। तो चलिए अब इन कंडीशन को और डिटेल में समझते हैं। पहली और आधारभूत कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको समझे बिना पूरी धारा का एप्लीकेशन अधूरा रह जाता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कम्युनिकेशन शब्द को यहाँ बहुत व्यापक अर्थ में लिया गया है। इसका मतलब केवल बोलकर कही गई बात नहीं है, बल्कि लिखित, डिजिटल या यहाँ तक कि सिंबॉलिक माध्यम से दी गई जानकारी भी कम्युनिकेशन मानी जाएगी। ये कम्युनिकेशन किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकती है, पर्सनल, प्रोफेशनल या इनफॉर्मल। कानून माध्यम पर नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन के ट्रांसमिशन पर ध्यान देता है। लेकिन केवल कम्युनिकेशन का होना ही पर्याप्त नहीं है। ये कम्युनिकेशन किसी स्पेसिफिक व्यक्ति या ग्रुप की ओर डायरेक्टेड होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जो उसके विचार, निर्णय या भावनात्मक स्थिति को प्रभावित कर सके। केवल मन में सोचना या इंटरनल बिलीफ रखना कम्युनिकेशन नहीं है, एक्सटर्नल एक्सप्रेशन आवश्यक है। इसलिए डॉक्टर द्वारा पेशेंट को बीमारी की जानकारी देना, शिक्षक द्वारा स्टूडेंट को उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताना या किसी दोस्त द्वारा फाइनेंशियल रिस्क के बारे में चेतावनी देना, ये सभी कम्युनिकेशन के दायरे में आते हैं। कम्युनिकेशन कई बार अनप्लेजेंट या डिस्ट्रेसिंग फैक्ट्स भी कन्वे कर सकता है, जिससे इमोशनल या साइकोलॉजिकल हार्म हो सकता है। लेकिन केवल इस हार्म के आधार पर क्रिमिनल लाइबिलिटी स्वतः नहीं बनती, यदि धारा 31 की अन्य शर्तें पूरी हो रही हों। यही इस प्रोविजन की सटलिटी है। लॉ ट्रूथ को सप्रेस नहीं करता, बल्कि उसे रिस्पॉन्सिबल तरीके से कम्युनिकेट करने की अनुमति देता है। साथ ही कोर्ट्स ये भी जांचती हैं कि कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट के अनुसार नेसेसरी और रेलेवेंट थी या नहीं। यदि कोई कम्युनिकेशन अनसोलिसिटेड, इररेलेवेंट या बिना किसी लेजिटिमेट पर्पस के है, जैसे बिना वजह किसी की सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना, तो वो इस धारा की प्रोटेक्शन के बाहर हो जाएगी। इसलिए एग्जिस्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन केवल पहला थ्रेशोल्ड है, लेकिन वो मीनिंगफुल, पर्पस ड्रिवन और कॉन्टेक्सचुअली जस्टिफाइड होना चाहिए। यही वो पॉइंट है जहां लॉ केवल क्या कहा गया नहीं, बल्कि क्यों और कैसे कहा गया को भी उतनी ही गंभीरता से इवैल्यूएट करता है। अब आती है धारा 31 बीएनएस की सबसे केंद्रीय और निर्णायक तत्व वाली कंडीशन, गुड फेथ, ड्यू केयर एंड अटेंशन। तो चलिए हम इसको विस्तार से समझते हैं। एक लॉ स्टूडेंट के रूप में आपको ये स्पष्ट समझना होगा कि क्रिमिनल लॉ में गुड फेथ का अर्थ केवल ऑनेस्टी या एब्सेंस ऑफ मैलिस नहीं है, बल्कि ये एक हायर लीगल स्टैंडर्ड है, जिसमें व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वो सावधानी, केयर, सतर्कता, अटेंशन और विवेक, प्रूडेंस के साथ कार्य करे।
अर्थात जो इन्फॉर्मेशन वो कम्युनिकेट कर रहा है उसकी सत्यता पर केवल विश्वास करना पर्याप्त नहीं है, उसे वेरीफाई करने के लिए रीजनेबल स्टेप्स लेना भी आवश्यक है। यहाँ गुड फेथ का परीक्षण 2 स्तरों पर होता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव स्तर पर यह देखा जाता है कि क्या व्यक्ति वास्तव में मानता था कि उसकी बात सही है और रेसिपिएंट की हित में है। लेकिन कानून यही नहीं रुकता। ऑब्जेक्टिव स्तर पर यह भी जांचता है कि क्या एक रीजनेबल पर्सन उसी परिस्थिति में वही सावधानियां बरतता। यही कारण है कि केवल मेरी नीयत अच्छी थी कहना पर्याप्त नहीं होता। धारा में दिया गया डॉक्टर का उदाहरण इस सिद्धांत को बहुत स्पष्ट करता है। यदि डॉक्टर बिना उचित जांच या मेडिकल टेस्ट्स के डायग्नोसिस कर देता है तो भले ही उसका उद्देश्य मरीज का भला करना हो, उसे गुड फेथ नहीं माना जाएगा क्योंकि उसने ड्यू केयर का पालन नहीं किया। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति बिना वेरीफाई किए इंफॉर्मेशन फैलाता है या ऑब्वियस डाउट्स को नजरअंदाज करता है तो ये रेकलेसनेस या नेग्लिजेंस मानी जाएगी और धारा 31 की प्रोटेक्शन समाप्त हो जाएगी। कोर्ट्स इस तत्व को इवैल्यूएट करते समय परिस्थितियों को भी ध्यान में रखती हैं, जैसे कम्युनिकेटर की एक्सपर्टीज क्या है, सिचुएशन कितनी अर्जेंट थी और जानकारी उपलब्ध थी या नहीं। प्रोफेशनल से अपेक्षा का स्तर अधिक होता है क्योंकि उनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है। अंततः गुड फेथ इस धारा का एक सेफगार्ड मैकेनिज्म है जो ये सुनिश्चित करता है कि केवल वही कम्युनिकेशंस कानूनी संरक्षण पाएं जो वास्तव में ऑनेस्ट, केयरफुल और रिस्पॉन्सिबल हो। ये प्रावधान इस बात को स्पष्ट करता है कि क्रिमिनल लायबिलिटी केवल मलिशियस इंटेंट पर ही नहीं बल्कि केयरलेस कंडक्ट पर भी निर्भर कर सकती है। अब आते हैं बीएनएस की धारा 31 की तीसरी और अत्यंत महत्वपूर्ण कंडीशन पर, इंटेंशन टू बेनिफिट द रेसिपिएंट, जो इस पूरे प्रावधान का नैतिक और वैधानिक केंद्र है। यहाँ कानून केवल ये नहीं देखता कि कम्युनिकेशन हुआ या नहीं, बल्कि ये गहराई से जांचता है कि उस कम्युनिकेशन के पीछे वास्तविक उद्देश्य क्या था। यदि कम्युनिकेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रेसिपिएंट का हित साधना है, चाहे वो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल या लीगल वेलफेयर हो, तभी ये धारा लागू होती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि बेनिफिट का होना इमीडिएट या गारंटीड होना आवश्यक नहीं है। पर्याप्त यह है कि कम्युनिकेटर को ये रीजनेबल बिलीफ हो कि उसकी दी गई जानकारी रेसिपिएंट को इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने या संभावित नुकसान से बचने में मदद करेगी। उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति को गंभीर बीमारी के बारे में बताना उसे मानसिक कष्ट दे सकता है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन अल्टीमेटली उसके उपचार और सुरक्षा के लिए आवश्यक है, इसलिए ये बेनिफिट की श्रेणी में आएगा। यहाँ इंटेंशन की जांच बहुत सूक्ष्म होती है। कोर्ट्स ये देखती हैं कि कम्युनिकेशन वास्तव में सहायता और संरक्षण के लिए था या केवल एक प्रीटेक्स्ट, बहाना था। यदि कम्युनिकेशन पर्सनल गेन, बदला लेने की भावना या किसी प्रकार की दुर्भावना से प्रेरित है तो भले ही आउटवर्डली वो बेनिफिशियल लगी, ये धारा प्रोटेक्शन नहीं देगी। इसलिए लॉ कम्युनिकेटर के रियल मोटिव को सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर इवैल्यूएट करता है। इस प्रकार ये कंडीशन सुनिश्चित करती है कि सेक्शन 31 का संरक्षण केवल उन्हीं कम्युनिकेशंस को मिली जो जेन्युइनली एथिकल और सोशली डिजायरेबल हो। ये प्रोविजन क्रिमिनल लॉ को एक रिजिड सिस्टम बनने से रोकता है और उसे एक मानवीय दृष्टिकोण देता है, जहां इंटेंशन को केवल शब्दों से नहीं बल्कि उसके वास्तविक उद्देश्य और प्रभाव के संदर्भ में परखा जाता है। अब बात करते हैं धारा 31 की 2 अत्यंत निर्णायक कंडीशंस पर, एब्सेंस ऑफ मलिशियस इंटेंट और प्रोपोर्शनैलिटी एंड नेसेसिटी को। और यहीं पर इस प्रावधान की वास्तविक कानूनी कसौटी सामने आती है। एब्सेंस ऑफ मलिशियस इंटेंट का अर्थ ये है कि कम्युनिकेशन के पीछे किसी भी प्रकार की दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। मलिशियस इंटेंट का मतलब है किसी को नुकसान पहुंचाने, बदनाम करने या गुमराह करने की इच्छा। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी कि यदि कम्युनिकेशन तथ्यात्मक रूप से सही भी है, तब भी यदि उसका उद्देश्य हार्म करना है तो वो इस धारा के संरक्षण में नहीं आएगा। लॉ यहां कंटेंट से ज्यादा इंटेंट को महत्व देता है। कोर्ट्स इस बात को तय करने के लिए टोन, कॉन्टेक्स्ट और पार्टीज के बीच के संबंध को देखते हैं। जैसे प्राइवेट और रिस्पेक्टफुल वार्निंग को बोनाफाइड माना जाएगा, जबकि पब्लिक डिस्क्लोजर जो किसी को शर्मिंदा करने के लिए किया गया हो उसे मलिशियस माना जा सकता है। इसलिए गुड फेथ और मैलिस के बीच का अंतर सूक्ष्म है, लेकिन यही अंतर लायबिलिटी तय करता है। अब आता है प्रोपोर्शनैलिटी एंड नेसेसिटी, जो इस धारा को और रिफाइंड बनाती है। इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन केवल उतना ही होना चाहिए जितना आवश्यक हो और जिस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है उसके अनुरूप संतुलित यानी प्रोपोर्शनेट होना चाहिए।
यदि कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा या इररेलेवेंट जानकारी साझा करता है तो भले ही उसकी नीयत सही हो, वो प्रोटेक्शन खो सकता है, क्योंकि एक्सेसिव डिस्क्लोजर भी हार्म पैदा कर सकता है। उदाहरण के तौर पर डॉक्टर को पेशेंट को केवल रेलेवेंट मेडिकल फैक्ट्स बताने चाहिए, अनावश्यक विवरण देना डिस्प्रोपोर्शनेट माना जाएगा। इसके साथ ही टाइमिंग और मैनर भी महत्वपूर्ण है। यदि कम्युनिकेशन सही समय पर और संवेदनशील तरीके से नहीं किया गया, जैसे अचानक या असंवेदनशील डिस्क्लोजर, तो इसे नेग्लिजेंस माना जा सकता है, चाहे इंफॉर्मेशन सच ही क्यों ना हो। इसलिए लॉ केवल ये नहीं देखता कि क्या कहा गया, बल्कि ये भी देखता है कि कैसे, कब और कितना कहा गया। अंततः ये दोनों शर्तें मिलकर ये सुनिश्चित करती हैं कि सेक्शन 31 का उपयोग केवल जेन्युइन, बैलेंस्ड और रिस्पॉन्सिबल कम्युनिकेशन के लिए ही हो। ये प्रोविजन एक एथिकल फिल्टर की तरह काम करता है, जहां ट्रूथ अलोन पर्याप्त नहीं है, उसे सही इंटेंशन, सही मात्रा और सही तरीके से प्रस्तुत किया जाना भी उतना ही आवश्यक है। धारा 31 बीएनएस की समझ को और गहराई देने के लिए दो महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों, चमन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और हरभजन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के बारे में जानते हैं। एक लॉ स्टूडेंट के रूप में आपको ये समझना चाहिए कि स्टैट्यूटरी प्रोविजंस का वास्तविक अर्थ और सीमा कोर्ट्स के इंटरप्रिटेशन से ही स्पष्ट होती है, और यही केस लॉज गुड फेथ जैसे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल डायमेंशन देते हैं। पहला केस है चमन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये प्रश्न था कि क्या डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स को गुड फेथ के आधार पर जस्टिफाई किया जा सकता है। आरोपी ने ये तर्क दिया कि उसने जो आरोप लगाए वे कंसर्न्ड पार्टीज के बेनिफिट के लिए और गुड फेथ में किए गए थे। यहाँ कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण लीगल इशू पर विचार किया। क्या केवल ये मान लेना कि स्टेटमेंट सत्य है गुड फेथ के लिए पर्याप्त है? कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसा नहीं है। गुड फेथ का अर्थ केवल सब्जेक्टिव बिलीफ नहीं है, इसमें ड्यू केयर एंड अटेंशन अनिवार्य है। यानी व्यक्ति को ये दिखाना होगा कि उसने अपने कथन की सत्यता को वेरीफाई करने के लिए रीजनेबल स्टेप्स लिए थे। इस केस में स्थापित प्रिंसिपल बहुत महत्वपूर्ण है कि बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज्ड पर होता है। यदि कोई व्यक्ति गुड फेथ का डिफेंस लेता है तो उसे ये साबित करना होगा कि उसने आवश्यक सावधानी बरती थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि गुड फेथ एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, जिसे हर मामले की परिस्थितियों के आधार पर तय किया जाएगा। अंतिम जजमेंट में कोर्ट ने पाया कि आरोपी पर्याप्त ड्यू डिलिजेंस नहीं दिखा पाया, इसलिए उसे प्रोटेक्शन नहीं मिली। इससे ये स्पष्ट होता है कि लॉ केवल इंटेंशन को नहीं, बल्कि उसके साथ जुड़ी हुई कंडक्ट और एफर्ट को भी इक्वली महत्व देता है। अब दूसरी केस हरभजन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की ओर आए तो देखेंगे कि ये केस पॉलिटिकल डेफिनेशन के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस मामले में आरोपी ने ये दावा किया कि उसकी स्टेटमेंट्स पब्लिक बेनिफिट के लिए थी और इसलिए गुड फेथ के अंतर्गत आते हैं। यहाँ लीगल इशू ये था कि क्या पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म को ऑटोमेटिकली गुड फेथ माना जा सकता है। कोर्ट ने इस प्रश्न का बहुत संतुलित उत्तर दिया। उसने कहा कि लोकतंत्र में पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म आवश्यक है, लेकिन इसे रेकलेस एलिगेशन से अलग करना जरूरी है। इस केस में कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण प्रिंसिपल स्थापित किया कि एब्सेंस ऑफ मालिस अलोन सफिशिएंट नहीं है। केवल ये दिखा देना कि आपके मन में दुर्भावना नहीं थी पर्याप्त नहीं है। आपको ये भी साबित करना होगा कि आपने ड्यू केयर और वेरिफिकेशन किया था। कोर्ट ने पाया कि आरोपी ने उपलब्ध जानकारी के आधार पर स्टेटमेंट दिया, लेकिन उसने रीजनेबल कॉशन नहीं बरती, इसलिए उसे गुड फेथ का संरक्षण नहीं मिला। इस जजमेंट ने ये रीइंफोर्स किया कि गुड फेथ का स्टैंडर्ड एक कंबाइंड टेस्ट है, जिसमें ऑनेस्टी के साथ साथ डिलिजेंस भी आवश्यक है। इन दोनों जजमेंट्स को साथ में देखें तो एक स्पष्ट डॉक्ट्रिनल फ्रेमवर्क उभरता है। पहला, गुड फेथ एक सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, जहां इंटेंशन के साथ साथ कंडक्ट भी जांचा जाता है। दूसरा, बर्डन अक्यूज्ड पर है कि वो अपनी डिफेंस को सब्सटैंशिएट करे। तीसरा, एब्सेंस ऑफ मैलिस अपने आप में पर्याप्त नहीं है, ड्यू केयर और वेरिफिकेशन अनिवार्य तत्व हैं। और चौथा, कोर्ट्स हर मामले को उसके कॉन्टेक्स्ट, सर्कमस्टांसेस और सराउंडिंग फैक्टर्स के आधार पर इवैल्यूएट करती हैं। इस प्रकार ये दोनों लैंडमार्क केसेस धारा 31 की आत्मा को स्पष्ट करते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि क्रिमिनल लॉ केवल क्या कहा गया पर नहीं, बल्कि किस नियत से, कितनी सावधानी से और किन परिस्थितियों में कहा गया, इस पूरे मैट्रिक्स पर निर्णय लेता है। यही जुडिशियल इंटरप्रिटेशन इस प्रोविजन को एक जीवंत और बैलेंस्ड डॉक्ट्रिन बनाता है, जो ऑनेस्ट कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन केयरलेस या रेकलेस स्टेटमेंट्स को सख्ती से बाहर रखता है। अब हम धारा 31 बीएनएस को एक प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझते हैं, जहां एक मेडिकल डिस्क्लोजर सिनेरियो लिया गया है।
यहाँ फैक्ट पैटर्न ये बताता है कि एक डॉक्टर आवश्यक टेस्ट्स और कंसल्टेशंस के बाद ये निष्कर्ष निकालता है कि मरीज को लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी है, और वो ये जानकारी मरीज को देता है ये जानते हुए कि इससे उसे भावनात्मक झटका या डिस्ट्रेस हो सकता है। अब एक लॉ स्टूडेंट के रूप में आपको तुरंत ये क्वेश्चन उठाना चाहिए, क्या ये कम्युनिकेशन हार्म नहीं पहुंचा रहा? तो इसका आंसर है हाँ, ये साइकोलॉजिकल हार्म पैदा कर रहा है। लेकिन क्रिमिनल लॉ यहीं रुकता नहीं है, वो आगे जाकर ये जांचता है कि क्या ये कम्युनिकेशन गुड फेथ, ड्यू केयर और बेनिफिट ऑफ द पेशेंट के लिए किया गया था। इस सिनेरियो में डॉक्टर ने पूरी मेडिकल डिलिजेंस के साथ डायग्नोसिस किया, यानी ड्यू केयर मौजूद है। उसका उद्देश्य मरीज को सचेत करना और उसे ट्रीटमेंट लेने का अवसर देना है, इसलिए क्लियर इंटेंशन टू बेनिफिट भी मौजूद है। साथ ही इसमें कोई मलिशियस इंटेंट नहीं है, बल्कि प्रोफेशनल ड्यूटी निभाई जा रही है। इसी कारण से भले ही इस कम्युनिकेशन से डिस्ट्रेस उत्पन्न हुआ हो, ये धारा 31 के अंतर्गत प्रोटेक्टेड है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लॉ केवल हार्म को देखकर लायबिलिटी तय नहीं करता, बल्कि ये देखता है कि कम्युनिकेशन का उद्देश्य क्या था और उसे किस स्तर की सावधानी के साथ किया गया था। यहाँ डिस्क्लोजर पेशेंट को इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने, टाइमली ट्रीटमेंट शुरू करने और अपनी स्थिति को समझने में सक्षम बनाता है। इस प्रकार ये इलस्ट्रेशन हमें ये सिखाता है कि सेक्शन 31 एक बहुत ही प्रैक्टिकल और ह्यूमन प्रोविजन है, जो उन सिचुएशंस को प्रोटेक्ट करता है जहां सच बताना जरूरी है, इवन इफ दैट ट्रूथ हर्ट्स, बशर्ते वो सच ईमानदारी, सावधानी और रेसिपिएंट के हित में बताया गया हो। अब बीएनएस की धारा 31 को दो और प्रैक्टिकल सिचुएशंस, एम्प्लॉयमेंट रेफरेंस सिनेरियो और पर्सनल वार्निंग सिनेरियो के माध्यम से समझते हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि गुड फेथ कम्युनिकेशन रियल लाइफ में कैसे ऑपरेट करता है। पहले एम्प्लॉयमेंट रेफरेंस के कॉन्टेक्स्ट को देखें तो यहाँ एक एम्प्लॉयर अपने फॉर्मर एम्प्लॉय के बारे में रेफरेंस देता है और उसकी कुछ परफॉर्मेंस इश्यूज का उल्लेख करता है, जिससे उस एम्प्लॉय की जॉब पाने की संभावना कम हो जाती है। पहली नजर में ये हार्म प्रतीत होता है, लेकिन लॉ तुरंत लायबिलिटी इंपोज नहीं करता। यदि एम्प्लॉयर ने फैक्ट्स को वेरीफाई किया है, एग्जैजरेशन नहीं किया है और जेन्युइनली प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर को सही जानकारी देने के उद्देश्य से कम्युनिकेशन किया है, तो ये गुड फेथ में माना जाएगा और धारा 31 का प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन जैसे ही ये कम्युनिकेशन बायस, पर्सनल वेंडेटा या गलत बढ़ा चढ़ाकर दी गई जानकारी पर आधारित हो जाता है, प्रोटेक्शन खत्म हो जाती है। यहाँ लॉ ये साफ करता है कि प्रोफेशनल ऑनेस्टी और मैलिशियस डिस्टॉर्शन के बीच एक स्पष्ट रेखा है। अब पर्सनल वार्निंग सिनेरियो को समझें, जहां एक व्यक्ति अपने मित्र को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बिजनेस डील करने से रोकता है जो फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है। इस वार्निंग के कारण मित्र एक प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी खो देता है, यानी इकोनॉमिक हार्म हुआ। फिर भी यदि ये वार्निंग रिलायबल इंफॉर्मेशन पर आधारित है और जेन्युइन कंसर्न के साथ दी गई है, तो ये धारा 31 के अंतर्गत सुरक्षित है, क्योंकि इसका उद्देश्य फ्रेंड को संभावित नुकसान से बचाना है। लेकिन यदि वही वार्निंग रूमर्स, हियरसे या पर्सनल प्रेजुडिस पर आधारित है, तो गुड फेथ फेल हो जाएगी और ये प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। इन दोनों इलस्ट्रेशंस का कंबाइंड प्रोविजन ये है कि सेक्शन 31 हर उस सिचुएशन में लागू नहीं होता जहां कम्युनिकेशन बेनिफिशियल बताया जाए। कोर्ट्स ये बारीकी से देखती हैं कि इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है, वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं और कम्युनिकेटर का रियल मोटिव क्या है। इस प्रकार ये प्रोविजन ऑनेस्ट और रिस्पॉन्सिबल कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन केयरलेस, बायस्ड या मैलिशियस स्टेटमेंट्स को स्पष्ट रूप से बाहर रखता है।